हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे विनोबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 का और अभी एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर 1 का 25-29 सेशन या उसके बाद वाले सेशन के जितने भी बच्चे हैं उनका एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स होता है। ह्यूमन राइट्स एमडीसी पेपर जो बच्चे रखे होंगे उनके लिए वीडियो काम का है। 3 वीडियो हम लोग देंगे ह्यूमन राइट्स का, एमडीसी ह्यूमन राइट का 3 वीडियो देंगे और तीनों वीडियो आपके लिए काफ़ी है। 3 वीडियो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में जैसे कि बाकी पेपर अच्छे से अच्छा जा रहा है आप लोगों का। जो बच्चे हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चों का कि वीडियो नंबर 1 यानी लेक्चर 1 बहुत ज़्यादा लोग व्यू करते हैं, 2-3 नहीं देखते हैं। इसका मतलब हमको जैसा लग अनुमान है कि लोग सर्च करके देखते हैं, जो मिल गया सो देख लिए और नहीं मिला तो नहीं देख पाए। आप प्लेलिस्ट में जाके क्यों नहीं देखते हो? प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, आप प्रॉपर तरीके से सारे वीडियो को देखोगे तभी क्वेश्चन मैच करेगा ना। कोशिश करोगे एक वीडियो देखेंगे और सारा मैच कर जाए, ये तो हमको भी नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आएगा। परीक्षा का मतलब होता है पर की इच्छा, दूसरे की इच्छा, तो भाई कहाँ से क्वेश्चन दे देगा ये वो जानता है। हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो हम लोग जो 3 सेट देंगे एमडीसी ह्यूमन राइट्स का, तीनों सेट आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 1। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, जैसे एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा 16 मई को ख़त्म होगा। 17 मई से हम लोग सेमेस्टर 2 का बैच लॉन्च करने वाले हैं। आप चाहें तो हमारे पेड कोर्स में जो ऑनलाइन बैच है, लाइव बैच है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग सारे मेजर का, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का तैयारी करवाएंगे। आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का तीनों का तैयारी करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, तीनों मेजर की तैयारी करवाएंगे। इस चैनल पर लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोलता है सर लाइव क्लास महंगा पड़ रहा है, वैसे लाइव क्लास बहुत सस्ता मिलेगा आपको। लाइव क्लास अगर महंगा पड़ रहा है तो आप हमारे यहाँ पीडीएफ कोर्स खरीद सकते हैं। पीडीएफ कोर्स भी आपको मिलेगा जैसा कि इस बार आप लोग खरीदे हैं। और जो नहीं खरीद पाए कोई बात नहीं, प्ले स्टोर से जाना है, CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर डालेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के लॉगिन करिएगा, डिटेल भर लीजिएगा। कैटेगरी में ऑल यूनिवर्सिटी चुन लीजिएगा। ऑल यूनिवर्सिटी चुनने के बाद पेड कोर्स में जाएगा तो आपके कोर्सेज वहाँ दिखने लगेंगे सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। आपका सेशन वहाँ मेंटेन रहेगा 25-29, ध्यान रखिएगा, वो बैच लेना है। और किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान रखना, ये तो 16 मई बात की, पहले एग्जाम अच्छे से लिखा जाए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन है व्हेन वाज द मैग्ना कार्टा वाज पब्लिश, यानी ब्रिटेन में महान घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ब्रिटेन में महान घोषणा पत्र जो है वो 1215 में प्रकाशित हुआ था। मानव अधिकार का मतलब क्या होता है? ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है? तो मानव अधिकार में वे मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं आती है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते चाहिए। यानी एक व्यक्ति को मानव होने के नाते जो अधिकार चाहिए वो मानवाधिकार के अंदर आता है। क्या मानवाधिकार या मानव अधिकार एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है? तो बोला जाए कुछ मानव अधिकार ऐसे हैं जो कानूनी अधिकार हैं, जिसे कानून द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, जबकि अन्य नैतिक और नहीं बोलता है कि नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो कुछ मानवाधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन सारे मानवाधिकार कानूनी अधिकार नहीं है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब पारित हुई थी, यानी कब दुनिया को बताया गया था कि मानव अधिकार होने चाहिए? तो ये 10 दिसंबर 1948 में पूरी दुनिया एकजुट होकर आई और बोले कि नहीं, मानव अधिकार होना चाहिए। और ये कहाँ पास हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसको यूएनओ बोलते हैं। मानव अधिकार केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मानव अधिकार जो केंद्र है, यानी ह्यूमन राइट्स का जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है। ह्यूमन राइट का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। ह्यूमन राइट का हेड ऑफिस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में ह्यूमन राइट का हेड ऑफिस है। मानव अधिकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बोलते हैं मानव अधिकार वे मूल अधिकार या स्वतंत्रताएं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते चाहिए। क्या क्या चाहिए तो देखते चलिए। सबसे पहला है कि इनका वर्गीकरण उनकी प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे पहला, सिविल और पॉलिटिकल राइट, हर व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। हर व्यक्ति किसी देश का नागरिक है तो उसको नागरिक होने के नाते जो बाकी लोगों का अधिकार है, इसको भी अधिकार है। और राजनीतिक तौर पर भी ये मतदान कर सकता है। देखिए देखिए लिखा है इसमें, जीवन के अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार है, और मतदान का अधिकार, और शासन में भागीदारी का अधिकार है। दूसरा है इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार, इसमें काम करने का अधिकार है, उचित वेतन पाने का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है। तीसरा होता है सोशल राइट, हम लोग एक इंसान है तो जो समाज में बाकी इंसानों का अधिकार है, हमारा भी है। वे व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कल्याण तक पहुंच की सुरक्षा प्रदान करते हैं। कल्चरल राइट, सांस्कृतिक
अधिकार, ये लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित करने का अधिकार है। कलेक्टिव और ग्रुप राइट्स, बहुत सारे सामूहिक अधिकार होते हैं, जैसे देशज लोग, अल्पसंख्यक लोग जो हाशिए पर चले गए हैं, जिनको कोई देख नहीं रहा, उनको सुरक्षित करने का अधिकार। इन्वायरमेंटल राइट, पर्यावरण, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का स्वस्थ पर्यावरण होना चाहिए, स्थायी पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं होना चाहिए। उसके बाद राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड टोर्चर, बोलता है भेदभाव और यातना के खिलाफ अधिकार। अगर हम कहीं भी रह रहे हैं तो हमसे भेदभाव ना किया जाए, ना जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न रंग के आधार पर, किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राइट टू डेवलप एंड पीस, बोलता है विकास और शांति का अधिकार है। हर व्यक्ति को जो किसी देश में रह रहा है उसको डेवलप होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए और उसको पीस इन्वायरमेंट देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दिस टाई इंश्योर प्रोटेक्ट, बोलता है ये सारे अधिकार, इन प्रकारों को समझने से सभी मनुष्यों के लिए सुरक्षा, समानता और गरिमा सुनिश्चित होती है। यानी ये अधिकार एक मनुष्य को सुरक्षा, समानता और गरिमा देती है कि आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, बोलते हैं मानवाधिकार के महत्व का वर्णन करें। तो मानवाधिकार का महत्व क्या है? तो भाई मानवाधिकार हर देश में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर कहीं मेरे साथ प्रताड़ना हो रहा है, अनुचित व्यवहार हो रहा है, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स आके काम करता है। तो मानवाधिकार प्रसंविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों से है, यानी भारत दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ एग्रीमेंट कर रखा है ह्यूमन राइट्स के लिए। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बने हुए। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रसंविदाएं मतलब कॉन्ट्रैक्ट विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा, संवर्धन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है। ये उन देशों के लिए बाध्यकारी दायित्व स्थापित करती है जिन्होंने इन्हें अनुमोदित किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों को राज्य द्वारा उल्लंघनों के खिलाफ कानूनी अधिकार प्राप्त हो। ये सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। मानवाधिकार कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और जवाबदेही के लिए आधार प्रदान करती है। वे सरकारों को ऐसे कानून और नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित करती है जो मानवाधिकार की रक्षा करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में नागरिकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और आयोगों के विकास में सहायता करती है। और आगे लिखा है कि कुल मिलाकर मानवाधिकार कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं मानव गरिमा की रक्षा, समानता को बढ़ावा देने और मानवाधिकार की सुरक्षा में वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार को परिभाषित कीजिए और इसकी भावना का विकास कैसे हुआ, कैसे मानवाधिकार का कंसेप्ट आया, ये आपको बताना। तो मानवाधिकार का कंसेप्ट कैसे आया? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि मानव अधिकार, इसका परिभाषा पहले बताया। मानव अधिकार वे मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि वह मानव है, इसलिए उसको मिल जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? तो ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा करते हैं। मानवाधिकार की अवधारणा सदियों के सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक आंदोलन के माध्यम से विकसित हुई, यानी धीरे धीरे, मतलब बहुत सालों से कुछ लोग विद्रोह इसलिए किया कि उसको उसके साथ समानता नहीं हो रही थी, असमानता हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, तो भेदभाव के खिलाफ लोग एकजुट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए और आंदोलन के कारण ये जन्मा है। प्राचीन सभ्यता में दार्शनिकों और शासकों ने लोगों के प्रति न्याय, निष्पक्षता और नैतिक कर्तव्यों पर जोर दिया। 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा राजा की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों को कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है। 17वीं 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचार का विकास हुआ है। इन घटनाओं ने यह भावना उत्पन्न कर दी कि सभी मनुष्यों को जन्मजात एक अधिकार होने चाहिए, उन्हें उत्पीड़न से सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अत्याचारों ने मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए सार्वभौमिक ढांचे की आवश्यकता को उजागर किया और 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र अपनाया ताकि ये अधिकार वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त और सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार मानवाधिकारों की भावना और मान्यता ऐतिहासिक संघर्षों, सामाजिक सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुई है। अब एक क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के संगठन और अधिकारों का परीक्षण कीजिए। भाई यूएनओ में हमारा जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो कैसे काम करता है? तो आयोग में मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन्हें भौगोलिक संतुलन के आधार पर चुना जाता है। यानी जो यूनाइटेड नेशन का अपना ह्यूमन राइट कमीशन होता है उसमें सारे देश के लोग एज पर जोग्राफिकल कंडीशन वो चुना जाता है। वहाँ पे लोग रहते हैं जो जाते हैं, चेक करते हैं कि उस देश में सच में, जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोला जाता है मानवाधिकार का हनन या उल्लंघन जम्मू कश्मीर में हो रहा है,
जम्मू कश्मीर में किसी को इसलिए तंग किया जा रहा है सेना के द्वारा कि वो मुस्लिम है, ऐसा मानना है। तो ह्यूमन राइट कमीशन आके जम्मू कश्मीर में रहा, सर्वे किया, चेक किया, लोगों से मिला और रियलिटी को लेकर आया कि सच में ऐसा हो रहा है या ऐसा लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं। तो इस तरह से ह्यूमन राइट कमीशन काम करता है। अगर आप कहीं, जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, पश्चिम बंगाल का एक जिला था, पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था जहां महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा था, बहुत उत्पीड़न, महिलाओं हिंदुओं के साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा था। वहाँ कुछ दबंग लोग हैं जो प्रशासन के साथ मिले, वो प्रशासन भी उसका सपोर्ट नहीं करे, सरकार भी उसका सपोर्ट नहीं करी। अभी ह्यूमन राइट कमीशन गया था वहाँ पे चेक करने की यहाँ इंसान समझा जा रहा है उसको या नहीं समझा जा रहा है, एक इंसान होने के नाते जो उसको अधिकार है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो ह्यूमन राइट कमीशन वहाँ पे एक्शन ले लेता है। बोलता है कि जो इसके सदस्य होते हैं ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सेवा करते हैं थे ताकि स्वतंत्रता और तटस्थता सुनिश्चित हो सके। आयोग को विश्व भर में मानवाधिकार की स्थिति की जांच, निगरानी और रिपोर्टिंग करने का अधिकार था। यह राज्य, संगठन या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। आयोग सरकारों को सुधारात्मक कार्रवाई, नीति सुधार के लिए सिफारिशें कर सकता है। यह अध्ययन, रिपोर्ट, सेमिनार, प्रकाशनों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है और आयोग को, मतलब जो इसका कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन को आवश्यक मानवाधिकार मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाने का अधिकार था। इसके सिफारिश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थे, मतलब ये अगर कुछ बोला तो जरूरी नहीं कि उसको लागू करना ही पड़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण थे क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बन जाता था कि तुम ऐसे कर रहे हो अपने यहाँ। कुल मिला के देखा जाए तो ह्यूमन राइट कमीशन अपना काम अच्छे से कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उद्देश्य बताइए। क्यों ऐसा हुआ कि मानवाधिकार आयोग जो है वो पूरे दुनिया के लिए एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र लेकर आया जिसको हम बोलते हैं यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों लेकर आया? ताकि दुनिया में किसी देश में किसी व्यक्ति के साथ, किसी मानव के साथ कोई गलत ना हो। तो पढ़िए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूडीएचआर की प्रस्तावना घोषणा के उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करती है। यह जोर देती है कि सभी मानव परिवार के सदस्यों की जन्मजात गरिमा और समानता अधिकारों को मान्यता देना दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है। प्रस्तावना यह स्वीकार करती है कि मानवाधिकारों की अवहेलना और तिरस्कार ने इतिहास में क्रूर घटनाओं को जन्म दे दिया। यह सामाजिक प्रगति और व्यापक स्वतंत्रता में बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देने के महत्व को उजागर करती है। प्रस्तावना यह घोषित करती है कि तानाशाही और अत्याचार को रोकने के लिए मानवाधिकारों की रक्षा कानून के शासन द्वारा होनी चाहिए। यह सभी देशों और लोगों से मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सम्मान और पालन के लिए मिलकर कार्य करने का आग्रह करती है। प्रस्तावना यूडीएचआर के अनुच्छेदों के लिए नैतिक आधार प्रदान करती है। यह बल देती है कि मानवाधिकारों को मान्यता दिए बिना स्वतंत्रता, न्याय, शांति हासिल नहीं की जा सकती। और प्रस्तावना देशों को प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या क्या चैलेंजेज है ह्यूमन राइट के खिलाफ। तो देख लीजिए कुछ चैलेंजेज है। सबसे पहला चैलेंजेज है गरीबी और आर्थिक असमानता को कम करना। ह्यूमन राइट के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे अब गरीबी को और आर्थिक रूप में जो असमानता, यानी कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे, ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है भेदभाव को कैसे ठीक करेंगे। यहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यहाँ तो चेहरे के आधार पर बोला जाता है, गोरा और काला रंग के आधार पर भेद करता है, उस भेदभाव को कैसे हटाएंगे। तीसरा, राजनीतिक दमन कैसे रोकेंगे। भ्रष्टाचार है राजनीति में, और अक्सरवाद है, सभा शासन, ये सब में भागीदारी कैसे ठीक करेंगे। तीसरा चैलेंज। चौथा चैलेंज है हिंसा और संघर्ष को कैसे रोकेंगे। युद्ध, आतंकवाद, इसको कैसे ह्यूमन राइट रोकेगा, ह्यूमन राइट खत्म हो जाए। अच्छा, युद्ध में बताइए, जब कोई गोला गिरता है या जब कोई मिसाइल किसी के घर पर गिरता है, वहाँ मर जाते हैं लोग, उसमें क्या हमारा ह्यूमन राइट मर गया? हमें ऐसे इंसान होने के नाते हमारा राइट था ना कि हम जिए, हमको ज़िंदगी जीने का अधिकार था। किसी ने मार दिया इसलिए कि उस देश से हमारे युद्ध चल रहा है, हमारे क्या गलती थी? तो यहाँ ह्यूमन राइट काम करता है। तो ऐसे जगह पे बहुत बड़ा ह्यूमन राइट के लिए चैलेंज है। आगे है जागरूकता की कमी। ह्यूमन राइट के बारे में लोग जानते ही नहीं है, ये भी कमी है। तो ह्यूमन राइट कमीशन को इसके बारे में अपनी जागरूकता बनानी होगी। कानूनी प्रवर्तन की कमजोरी, कानून नहीं है वैसे जहाँ पे आप सजा दे सकते हैं। और क्या है देख लीजिए, मानव तस्करी और शोषण। मानव तस्करी को रोकना, जिसमें महिलाएं, बच्चे और हाशिए पर रहने वाले समुदाय से जबरन क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है उनको, या उनको उनके बच्चे को बेचा जाता है, इसको भी रोकना है। इन्वायरमेंट चैलेंजेस हैं, पर्यावरण को
संरक्षित करना, ताकि स्वास्थ्य ठीक रखे, स्वच्छ पीने का पानी मिल सके। ह्यूमन राइट कमीशन ये भी ध्यान देता है। मतलब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट कमीशन काम कर रहा है। जैसे इंडिया में ह्यूमन राइट कमीशन जो काम कर रहा है ना, वो ये कल्चर एंड सोशल रेसिस्टेंस, कैसे आप अपनी संस्कृति को, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिरोध को कैसे बचाएंगे। और क्या है, एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग लॉ, इन सारे चैलेंजेस को ठीक करने के लिए बहुत टफ कानून की ज़रूरत है, बहुत सख्त कानून की ज़रूरत है, ताकि इन सारे चैलेंजेस को हम ठीक कर सकें। कोई दिक्कत है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत कड़े कानून, जन जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। पहला, कड़े कानून होना चाहिए। दूसरा, जनता के बीच में जागरूकता होनी चाहिए। तीसरा, क्या लिखा है, तीसरा होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होनी चाहिए, ताकि हम लड़ सके उन सब से। कहीं पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है और आप बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो इनको इंसान होने के लायक तो समझिए। ये इंसान होने के लायक अगर नहीं है तो लानत है ऐसी सरकारों पर, ऐसी व्यवस्थाओं पर। जब आप उन तक पीने का साफ पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो लानत है ऐसी व्यवस्था पर। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और ह्यूमन राइट के लिए आप थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वो तो हम लोग अभी ह्यूमन राइट पढ़ रहे थे। भारत के जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसको NHRC बोलते हैं, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसका क्या अधिकार है? तो बोला जाता है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। NHRC में एक अध्यक्ष होता है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। 4 उसमें सदस्य होते हैं। आगे लिखा है 2 सदस्य सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और 2 जो है वो हाई कोर्ट के जज होंगे, जबकि बाकी 2 जो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास मानवाधिकार मामलों में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रहा हो। सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले समिति की सिफारिश पर की जाती है। NHRC को मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करने का अधिकार है, चाहे वह स्वतः संज्ञान लेकर हो या पीड़ित की याचिका पर हो। यह मानवाधिकार आंदोलन उल्लंघनों को रोकने में सार्वजनिक अधिकारियों की लापरवाही के मामले की जांच कर सकता है। आयोग जेल, हिरासत केंद्र और अन्य स्थानों पर निरीक्षण कर कैदियों के व्यवहार और जीवन स्तर का अवलोकन कर सकता है। यानी ह्यूमन राइट को लगा कि जेल में कैदियों को खाना सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको जानवरों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो ये हम चाहेंगे तो जेल में भी जाकर निरीक्षण करेंगे क्या खाना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन वहाँ भी जाता है। आगे लिखा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है सरकार को नीति सुधार, निवारक उपायों और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सिफारिश कर सकता है। यह सेमिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रकाशनों के माध्यम से मानवाधिकार जागरूकता बढ़ाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और मानवाधिकार से संबंधित कानून और नीतियों पर सरकार को सलाह देता है। यह आयोग यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक, हाशिए पर रहने वाले समुदाय अपने अधिकारों के सुरक्षा प्रदान करें। यह अपने कार्यों, देश में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का जो NHRC जो है वो भारत में रह रहे लोगों के मानवाधिकारों के रक्षा के लिए अपना काम करता है और रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है, देसी लोगों के सार्वभौमिक घोषणा 2007 के मुख्य प्रावधानों के वर्णन कीजिए। हमारे देश में जो है लोग रहते हैं तो बोलता है देसी लोगों के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 2007 में संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज है जो विश्व भर के देसी लोग मतलब जो वहाँ के रियल लोग हैं, जैसे झारखंड के रियल लोग, आदिवासी लोग हैं, के अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह देसी लोगों को आत्मनिर्माण का अधिकार देता है, आत्मनिर्णय का अधिकार देता है, जिससे वे अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति स्वतंत्र रूप से तय कर सके। देसी लोगों को अपने राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाए रखने, सशक्त बनाने का अधिकार देता है। यह घोषणा यह सुनिश्चित करता है कि देसी लोगों की परंपरागत रूप से स्वामित्व वाली या उपयोग की जाने वाली भूमि, क्षेत्र, संसाधन की सुरक्षा हो सके। यह देसी लोगों को उन निर्णय प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार देता है जो उन पर प्रभाव डालती है। घोषणा देसी लोगों को जबरन सम्मिलन, विस्थापन और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। देसी लोगों को अपनी संस्कृति, विरासत, भाषा, परंपराएं और आध्यात्मिक प्रथाओं को संरक्षित और संवर्धित करने का अधिकार देती है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवाओं तक भेदभाव के बिना पहुंच सुनिश्चित करती है। घोषणा राज्यों से आग्रह करती है कि वे देसी लोगों के मामले में परामर्श और सहयोग करें।
इसका उद्देश्य देशी लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण और हाशिए पर रहने वाली स्थितियों को समाप्त करने से घोषणा देशी अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो ये जो है ह्यूमन राइट कमीशन का जो विश्व भर में यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन बना हुआ था कि देशी लोगों के लिए सुरक्षा किया जाए 2007 में, ये अभी काम कर रहा है। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा है, बट कानून सही बनाए गए थे कि जो रियल लोग हैं, जो हर मतलब जगह पे रहने वाले ओरिजिनल लोग हैं, उनको ध्यान दिया जाए। राइट बोलता है, राइट एंड एसे ऑफ ह्यूमन राइट कन्वेनेंट बोलता है कि मानवाधिकार प्रसंविदा के ऊपर एक निबंध लिखे। तो बोलता है मानवाधिकार प्रसंविदा से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों से, एग्रीमेंट से, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं दुनिया के देशों में, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है। मुख्य मानवाधिकार प्रसंविधाओं में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, इंटरनेशनल सिटीजनशिप, राजनीतिक अधिकारों पर कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं। अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ है। ICCPR में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मतदान और शासन में भागीदारी जैसे अधिकारों की गारंटी दी गई है। ICESCR में काम करने का अधिकार, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया है। मानवाधिकार कॉन्ट्रैक्ट्स उन देशों के लिए बाध्यकारी दायित्व स्थापित करती है जिन्होंने इन्हें अनुमोदित किया है। सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे मानवाधिकारों को लागू करने के लिए कानून, नीतियों और कार्यक्रम को अपनाएं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स मानवाधिकार सुरक्षा की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। ये नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाती है और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। मानवाधिकार कॉन्ट्रैक्ट्स मानवाधिकार आयोगों जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के विकास में का समर्थन करती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मानवाधिकार जो कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया भर में हुए हैं, विश्व स्तर पर मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलेंगे अगले सेट में और अगला सेट होगा अगले वीडियोस में। तो हम लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा। आपको तो पूरा का पूरा एक दिन में तो याद नहीं हो सकता, बट समराइज कर लीजिएगा ना, तो अपने मन से भी कुछ जोड़ के लिख लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में समराइज हो गया सारी बातें कि ह्यूमन राइट्स होता है क्या, उसमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अगर मन में समराइज पॉइंट भी आ जाता है, यानी पॉइंट को भी आप समरी बना के रख लेते हैं, तो फिर उसको आप आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा 2 बार वीडियो देख लेंगे, कमांड बढ़ जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखना है, कमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। और 3 वीडियो जाएगा, तीनों को अच्छे से देखिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।